नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर Q6 रिप्रेजेंट ए। देखो ये जो फिगर है Q6 फिगर, ये चार ऑप्शन में से किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, या जेनोड डायोड का करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ये जो फिगर Q6 है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस फिगर से हमें कैसे मालूम होगा कि ये हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। देखो इस फिगर का ये है एमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। और इस फिगर का जो एरो मार्क है, देखो ये जो एरो मार्क है ये बेस की तरफ है, नीचे की तरफ है। अगर एरो मार्क बेस की तरफ होगा तो बेस क्या होगा? एन होगा। तो अगर बेस एन होगा तो एमिटर क्या होगा? पी होगा, और ये भी कलेक्टर भी पी होगा। तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया ना? ट्रांजिस्टर पी एन पी ट्रांजिस्टर हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Q6 फिगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और अगर ये जो एरो मार्क है ये ऊपर की तरफ होता, मीन्स एमिटर की तरफ होता, तो अब क्या होगा ना? ये एमिटर क्या होगा? एमिटर एन होगा। अगर एमिटर एन होगा तो बेस क्या होगा? पी होगा। कलेक्टर क्या होगा? एन होगा। तो इस कंडीशन में ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना? क्वेश्चन में जो एरो मार्क है वो नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है। तो बेस होगा एन, ये होगा पी, ये होगा पी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ। देखो ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये सिलिकॉन का होता है, या जर्मानियम का होता है, या आइदर सिलिकॉन और जर्मानियम का होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा आइदर सिलिकॉन या जर्मानियम का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन को मैक्सिमम सिलिकॉन को ही यूज किया जाता है, लेकिन जर्मानियम को भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो आइदर सिलिकॉन या जर्मानियम का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर शुड नेवर हैव द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड व्हाइल द प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड। देखो इधर 4 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट नहीं किया जाता है जब उसका प्राइमरी को एनर्जाइज किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर का, या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, या करंट ट्रांसफार्मर का, या ऑटो ट्रांसफार्मर का? तो इसका आंसर होगा जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर या सिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सिटी, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन सर्किट नहीं कर सकते जब उसका प्राइमरी को हम एनर्जाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो सिटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, वो हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिटी होता है वो हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप मीन्स सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। तो देखो एक से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, दूसरा अगर हम उसका सेकेंडरी को ओपन सर्किट करेंगे, ओपन सर्किट में क्या होता है ना? वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो देखो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो ऐसे ही वोल्टेज ज़्यादा है, और उसके बाद भी अगर हम उसको ओपन सर्किट करेंगे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा ना? ये सिटी या करंट ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। इसीलिए उसका सेकेंडरी को हम ओपन सर्किट नहीं करते हैं जब उसका प्राइमरी में एनर्जाइज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी टर्म कम होता है प्राइमरी से, या सेकेंडरी पावर कम होता है प्राइमरी से, या फेज शिफ्ट, दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी का फेज शिफ्ट 180 डिग्री रहता है, या सेकेंडरी का करंट ऑलवेज ज़्यादा रहता है प्राइमरी करंट से? तो इसका आंसर होगा जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका टर्न, सेकेंडरी टर्न कम रहता है प्राइमरी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता तो उसका सेकेंडरी टर्न ज़्यादा रहता है प्राइमरी से, लेकिन ये स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी का टर्न लेस रहेगा प्राइमरी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्चॉस लॉ एप्लीकेबल टू। देखो जो किर्चॉस लॉ होता है, किर्चॉस का 2 लॉ होता है। किर्चॉस फर्स्ट लॉ जिसे कहते हैं केसीएल या किर्चॉस करंट लॉ, दूसरा होता है केवीएल या किर्चॉस सेकंड लॉ, किर्चॉस वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो ये जो 2 लॉ होता है केसीएल और केवीएल, दोनों ओनली एसी सर्किट में ही एप्लीकेबल है, या ओनली डीसी सर्किट में एप्लीकेबल है, या एसी और डीसी दोनों में एप्लीकेबल है, या सिर्फ पैसिव नेटवर्क में ही
एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर होगा जो केसीएल और केवीएल दोनों केसीएल लॉ है ये हमारा बहुत एसी और डीसी दोनों सर्किट में एप्लीकेबल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पावर फैक्टर एट द जनरेटिंग स्टेशन इज इम्प्रूव्ड द कॉस्ट पर यूनिट। देखो जब जनरेटिंग स्टेशन में पावर फैक्टर को हम इंक्रीज करते हैं या इम्प्रूव करते हैं उस कंडीशन में जो पर यूनिट का कॉस्ट होता है वो कम होगा या ज़्यादा होगा या जितना था उतना ही रहेगा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा देखो जब जनरेटिंग स्टेशन का जो पावर फैक्टर होता है उसका वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में उसका जो कॉस्ट होता है पर यूनिट जो कॉस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं ना कम करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली मोटर दैट कैन बी वर्कड एट लीडिंग पावर फैक्टर। देखो इधर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मोटर ओनली लीडिंग पावर फैक्टर में ही काम करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है या सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है ऑप्शन नंबर 3 जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर में काम करता है। और जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसको हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर करंट IA ड्रॉन बाय DC मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो जो DC मोटर होता है उसका जो आर्मेचर करंट होता है वो इनमें से किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर्मेचर करंट अप्लाइड EMF के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या टॉर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या स्पीड ऑफ द मोटर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर होगा जो DC मोटर होता है वो उसका DC मोटर का जो आर्मेचर करंट होता है वो फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर रिटेन ऑन द नेम प्लेट ऑफ ए DC मोटर इज ऑलवेज। देखो जो DC मोटर होता है उसके ऊपर एक नेम प्लेट होता है उस नेम प्लेट में उस मोटर का पावर लिखा हुआ होता है। तो वो उस पावर KVA पावर के मुताबिक लिखा जाता है या किलोवाट के मुताबिक या जो आउटपुट पावर मिलता है एट द शाफ्ट उस मोटर का जो शाफ्ट होता है शाफ्ट में जो आउटपुट पावर मिलता है वो उस नेम प्लेट में लिखा जाता है या उस मोटर का जो ग्रॉस पावर है वो नेम प्लेट में लिखा जाता है। तो देखो इसका आंसर होगा जो DC मोटर होता है उसका जो नेम प्लेट होता है उस नेम प्लेट में उस मोटर का जो शाफ्ट है शाफ्ट का जो आउटपुट पावर होता है वो ही उस मोटर का नेम प्लेट में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन विल बी हाई। देखो कौन सा कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है उसका एफिशिएंसी हाई रहता है जब उसका लॉस कम रहता है इसका जब करंट ड्रॉन कम होता है या जब अप्लाइड EMF कम रहता है या उसका जब लोड कम रहता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी इलेक्ट्रिकल मशीन का एफिशिएंसी हाई है मीन्स उसका लॉसेस कम है मिनिमम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब लॉस का वैल्यू कम होगा तो एफिशिएंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक EMF अपोजेस। देखो DC मशीन में जो बैक EMF होता है वो इनमें से किसको अपोज करता है। करंट को अपोज करता है या अप्लाइड EMF को अपोज करता है या टॉर्क को अपोज करता है या टर्मिनल वोल्टेज को अपोज करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बैक EMF होता है वो अप्लाइड EMF को अपोज करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको क्या कहते हैं ये लेंज लॉ के मुताबिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंज लॉ के मुताबिक ये होता है बैक EMF अपोज करता है अप्लाइड EMF को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक EMF इज डेवलप्ड इन द आर्मेचर ड्यू टू। देखो आर्मेचर में जो बैक EMF डेवलप होता है वो करंट के लिए होता है या सप्लाई वोल्टेज के लिए बैक EMF डेवलप होता है या जो इंटरसेक्शन होता है ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर का जो कंडक्टर होता है उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दोनों के बीच में इंटरसेक्शन से बैक EMF प्रोड्यूस होता है या इंटरैक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड से बैक EMF प्रोड्यूस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा इंटरसेक्शन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और आर्मेचर कंडक्टर दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। देखो मान लो ये है स्टार्टर, इसमें हमारा नॉर्थ 2 पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और यहाँ पर क्या है रोटर है। जब स्टार्टर का फ्लक्स रोटर में कंडक्टर होता है, तो जब स्टार्टर का फ्लक्स रोटर का कंडक्टर में इंटरसेक्शन होता है तो अब इस रोटर में क्या होता है या आर्मेचर में क्या होता है ना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर इन स्टार्ट इज इक्वल टू। देखो जो डीसी मोटर होता है स्टार्टिंग टाइम उसका बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है या अप्लाइड ईएमएफ के साथ बराबर होता है या अप्लाइड ईएमएफ से ज़्यादा होता है या मैक्सिमम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है स्टार्टिंग के टाइम बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन एन RLC सीरीज सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो जो हमारा RLC सीरीज सर्किट होता है मीन्स ये R रजिस्टर, L मीन्स इंडक्टर और C मीन्स कैपेसिटर, ये हो गया RLC सीरीज सर्किट। इस सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होता है उस सर्किट का वैल्यू, उस कंडीशन में इस सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होंगे या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब एक RLC सीरीज सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होता है उस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 2 ये होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एट सीरीज रिजोनेंस। देखो जब सीरीज रिजोनेंस मीन्स क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू के साथ बराबर इक्वल होता है, उसको क्या कहते हैं ना सीरीज रिजोनेंस कहते हैं। इस सीरीज रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है ना, सर्किट इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है या सर्किट पावर फैक्टर कम रहता है या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर 0 रहता है या सर्किट का पावर फैक्टर 1 या यूनिटी रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो सीरीज रिजोनेंस हो या पैरेलल रिजोनेंस हो, उस सर्किट में रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है ना, उस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सीरीज रिजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस L और C इज डैश। देखो जो एक सीरीज रिजोनेंस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होता है, इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज के साथ बराबर होता है या अप्लाई वोल्टेज से कम होता है या अप्लाई वोल्टेज से बहुत ज़्यादा होता है या इक्वल टू वोल्टेज रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज होता है उसके साथ बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा सीरीज रिजोनेंस में इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होता है ना, अप्लाई वोल्टेज से बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्पान इज इंक्रीज साग का वैल्यू क्या होगा। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये और एक इलेक्ट्रिक पोल है ट्रांसमिशन लाइन का। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है क्या होता है, उसको हम स्पान कहते हैं। और ये जो नीचे जो वायर होता है थोड़ा नीचे की तरफ आता है, उसको ये जो डिस्टेंस है बीच में उसको क्या कहते हैं, साग कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर स्पान का वैल्यू इंक्रीज होगा मीन्स दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज होगा, उस कंडीशन में साग का वैल्यू क्या होगा, साग का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या जितना था उतना ही रहेगा या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जब स्पान का वैल्यू इंक्रीज होता है तो साग का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लोड टेक्स करंट ऑफ I एट पावर फैक्टर cos थीटा द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट इज डैश। देखो जो करंट एक लोड टेक्स जो लोड होता है वो I करंट ले रहा है। तो देखो मान लो ये है करंट I है, इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है वाटफुल कंपोनेंट, दूसरा होता है वाटलेस कंपोनेंट। जो वर्टिकल होता है वो होता है हमारा वाटलेस कंपोनेंट और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है वाटफुल कंपोनेंट।
तो देखो ये आई है, आई का वाटफुल कंपोनेंट क्या होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आई का वाटफुल कंपोनेंट होता है आई कॉस थीटा, आई कॉस थीटा, और जो वाटलेस कंपोनेंट है वो होता है आई साइन थीटा। तो क्वेश्चन में देखो जो ए लोड टेक्स करंट आई पावर फैक्टर कॉस थीटा, तो उसका वाटलेस कंपोनेंट क्या होगा ना, वाटलेस कंपोनेंट क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है आई साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 2 आई इज द करेक्ट आंसर। जो आई कॉस थीटा है ये है वाटफुल कंपोनेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर इन केस ऑफ 3 फेज लोड द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन। देखो जब हम एक 3 फेज लोड का पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे उस कंडीशन में हम कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। हम सभी जानते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर का कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम कैपेसिटर को इम्प्रूव करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, तो उस कैपेसिटर को हम स्टार कनेक्शन करेंगे या डेल्टा कनेक्शन करेंगे या स्टार और डेल्टा कनेक्शन करेंगे या नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर होगा जब हम एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं उस कंडीशन में जो कैपेसिटर का यूज किया जाता है उस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं ना, डेल्टा में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट कैपेसिटेंस इज यूजुअली नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ। देखो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो शॉर्ट कैपेसिटेंस होता है उसको हम ये और 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन में हम शॉर्ट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, हिसाब में नहीं लेते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में या मीडियम एज वेल एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट कैपेसिटेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है ऑप्शन नंबर ए, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम शॉर्ट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द चांसेस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। देखो इधर समर हीट, विंटर, ड्राई वेदर और ह्यूमिड वेदर है, इनमें से कौन सा कंडीशन में जो कोरोना होता है, कोरोना वो मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर होगा जो ह्यूमिड वेदर होता है, ह्यूमिड वेदर कंडीशन में जो कोरोना इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमिड कंडीशन में, ह्यूमिड वेदर में कोरोना इफेक्ट मैक्सिमम रहता है ट्रांसमिशन लाइन में। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। देखो एक ट्रांसमिशन लाइन में जब हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन हम कौन सा कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जब सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा रहेगा या जब रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा रहेगा या रिएक्टेंस जब हाई रहेगा या कोरोना लॉस जब कम रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यह है सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये है रिसीविंग एंड वोल्टेज। जब हम सेंडिंग एंड वोल्टेज में ज़्यादा वोल्टेज एंड करेंगे तो अब क्या होगा ना, हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सेंडिंग एंड वोल्टेज विल बी मोर, तो पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। देखो ट्रांसमिशन लाइन में भी कैपेसिटेंस होता है, कैसे देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पर मान लो जब 3 वायर है, ये 1 वायर, ये 2 वायर, ये 3 वायर। तो देखो जो कैपेसिटर क्या होता है, 2 कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर होता है उससे हमारा कैपेसिटर बनता है। तो देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी दो, मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिक वायर, ये और एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिक वायर, तो दोनों के बीच में क्या है, एआर है। एआर एक इलेक्ट्रिक, जो एआर एक इंसुलेटर जैसा काम करता है, तो ये भी हमारा एक कैपेसिटर जैसा काम करता है। और ये कंडक्टर के बीच में भी एक कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है। तो जो कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन में प्रोड्यूस होता है वो इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, या पावर फैक्टर को इफेक्ट करता है, या कॉजेस द चार्जिंग करंट कैपेसिटेंस से चार्जिंग करंट होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है, पावर फैक्टर को भी इफेक्ट करता है, और चार्जिंग करंट जो होता है वो कैपेसिटेंस के लिए प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्किन इफेक्ट क्या होगा। देखो मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, तो इस वायर का जो स्किन इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा देखो जब
सप्लाई फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होता है तो स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आई इज द करेक्ट आंसर। तो ये स्किन इफेक्ट क्या होता है, देखो जो मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक वायर है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू डीसी करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा ना, जो डीसी करंट होता है वो टोटली वायर में चाहे सेंटर हो या साइड हो, चारों तरफ क्या होगा ना सेम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर हम इस वायर में क्या करेंगे ना ऑल्टरनेटिव करंट एसी को फ्लो करेंगे तो क्या होगा ना, इस करंट का ज़्यादातर करंट क्या होगा ना सरफेस में ही फ्लो होगा, जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर करंट नहीं रहता। इसको ही कहते हैं स्किन इफेक्ट। मीन्स इसका स्किन मीन्स ऊपर जो सरफेस होता है वहाँ पर ज़्यादा करंट रहता है, इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो इस स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज डिक्रीज इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। देखो यह मान लो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का 3 वायर है, अगर 2 वायर के बीच में जो डिस्टेंस है स्पेस है उसको हम अगर कम करेंगे तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंडक्टेंस का वैल्यू भी कम होगा। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज होगा। अगर दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस भी कम होगा तो उस ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस भी कम होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज द डिजिटल मल्टीमीटर डिस्प्ले। देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक डिजिटल मल्टीमीटर का डिस्प्ले है। इस फिगर में व्हिच सेगमेंट आर टू बी कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई टू शो 5। हमें इस मल्टीमीटर में हमें 5 शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 5 शो करने के लिए देखो ये होता है 5 के लिए। तो देखो ये है ए, ये है एफ, ये है जी, ये है सी और ये है डी। तो कौन सा आंसर, देखो ए एफ जी सी डी, ए एफ जी सी डी। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, ये जो सीरियल है इसको याद रखना होगा। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, सी डी ई एफ जी, ये सीरियल भी आपको याद रखना होगा। और जब हमें 5 को डिस्प्ले करना होगा तो ए एफ जी सी डी डिस्प्ले करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ए जेनर डायोड इज टू मेंटेन ए कांस्टेंट। देखो जो जेनर डायोड होता है वो इनमें से किसको कांस्टेंट मेंटेन करता है, इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करता है, या इनपुट करंट को, या आउटपुट वोल्टेज को, या आउटपुट करंट इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर होगा जो जेनर डायोड होता है उसका काम क्या होता है ना, वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करता है, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जो जेनर डायोड होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। देखो जो जेनर डायोड होता है उसका सिंबल क्या है, ये कुछ ऐसा ही जेड जैसा रहता है, इसीलिए इसको जेनर डायोड कहते हैं। और इसका काम क्या है ना, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द सिंबल इज जेनर डायोड। ये जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड है, या ये है और ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो बी वाला ऑप्शन है ये होता है हमारा जेनर डायोड। ये क्या है ये एक सिंपल डायोड का सिंबल है। ये क्या है, ये टनल डायोड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टनल डायोड का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गे वायर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोल के सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, या जो सोर्स होता है उसे सोर्स से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, या इमरजेंसी अर्थ रूट के लिए प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, या प्रोटेक्ट कंडक्टर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट से कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गे वायर को हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो गे वायर होता है उसका स्पेशल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल को सपोर्ट करते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसके पास में जो वायर होता है जमीन की तरफ आता है वो होता है हमारा गे वायर, उसको हम इस इलेक्ट्रिक पोल का सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर। देखो 3 फेज 4 वायर सिस्टम को हम कहाँ पर यूज करते हैं। 3 फेज 4 वायर मीन्स 1 2 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। ये फेज होता है, ये फेज होता है, ये फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। इसको कहते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, या प्राइमरी ट्रांसमिशन में, या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। तो इसका आंसर होगा जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर हम
थ्री फेज 4 वायर सिस्टम को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर सिंगल फेज यूज के लिए हम एक फेज एक न्यूट्रल को कनेक्शन करेंगे और थ्री फेज के लिए थ्री फेज कनेक्शन करेंगे, इसलिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम थ्री फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं। और जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये सब हमारा ओनली थ्री फेज 3 वायर सिस्टम यूज किया जाता है। सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में थ्री फेज 4 वायर सिस्टम यूज किया जाता है, बाकी थ्री फेज 3 वायर सिस्टम यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज। देखो जो कोरोना होता है ट्रांसमिशन लाइन में जो आग फायर क्रिएट होता है, हिसिंग साउंड क्रिएट होता है, उस कोरोना इफेक्ट से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। जो एनर्जी लॉस होता है वो इंक्रीज होता है या इंक्रीज रिएक्टेंस होता है या इंडक्टेंस को इंक्रीज करता है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो कोरोना इफेक्ट होता है उससे क्या होता है ना, जो एनर्जी लॉस होता है उसका वो ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना यूजुअली ऑकर्स व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर सक्सीड। देखो जो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है उसका वैल्यू इनमें से कौन सा वैल्यू से ज़्यादा होने से इस वायर में कोरोना प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस 30 kV पर cm होता है उससे ज़्यादा होता है, या 12 kV पर cm से ज़्यादा होता है, या 11 kV पर cm से ज़्यादा होता है, या 6.6 kV पर cm से सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना 30 किलोवोल्ट ये मैक्सिमम वैल्यू पर सेंटीमीटर से जब ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस किसी वायर के थ्रू, तब क्या होता है ना, उस वायर में कोरोना प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन विल इंक्रीज। देखो जो हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसका कॉस्ट कब इंक्रीज होगा, जब कंडक्टर स्पेसिंग इज डिक्रीज। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में इसका ये 3 वायर है, 3 कंडक्टर हैं, तो इस ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा, या जब दो कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा, या जब ग्राउंड क्लियरेंस इज डिक्रीज। जब ग्राउंड क्लियरेंस मीन जो जमीन से वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस या स्पेस है उसका वैल्यू जब ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, उस कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट का वैल्यू भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना इज अफेक्टेड बाय। देखो जो कोरोना होता है इनमें से किसके द्वारा इफेक्ट होता है, कंडीशन एटमॉस्फेयर कंडीशन से इफेक्ट होता है कोरोना इफेक्ट, या साइज और स्पेस, जो कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है उसका साइज और दो वायर के बीच में जो स्पेसिंग होता है उससे इफेक्ट होता है, या लाइन वोल्टेज से, उस वायर का लाइन वोल्टेज से इफेक्ट होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो कोरोना इफेक्ट होता है वो इफेक्टेड होता है ऑल ऑफ द अबव। एटमॉस्फेरिक कंडक्शन से भी इफेक्ट होता है, और जो कंडक्टर होता है उसका साइज और स्पेसिंग से भी इफेक्ट होता है, और उस कंडक्टर का लाइन वोल्टेज से भी कोरोना इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना इफेक्ट क्या करता है। जो देखो जो कोरोना इफेक्ट होता है वो पावर लॉस करता है, या इंटरफेरेंस रेडियो कम्युनिकेशन को इंटरफेरेंस करता है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को प्रोड्यूस करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो अगर कोरोना प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन में पावर लॉस भी होगा, और रेडियो कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस भी होगा, और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव में भी प्रोड्यूस होगा। तो ऑल ऑफ द अबव विद द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लैमिनेशन ऑफ द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर का कोर को लैमिनेशन करने से ये 4 ऑप्शन में से किसको हम मिनिमाइज कम किसको करेंगे। हीटेज लॉस कम होता है लैमिनेशन करने से, या ईडी करंट लॉस कम होता है, या हीट लॉस कम होता है, या ऑल ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा लैमिनेशन होता है, लैमिनेशन करने से ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और हीटेज लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ब्रेदर इन ए ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर में जो ब्रेदर होता है उसका काम क्या होता है? देखो, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द कूलिंग ऑयल, या प्रोवाइड कूलिंग एयर, या टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर द ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ब्रेदर होता है उसका काम क्या होता है ना, आउटसाइड एयर से जो एयर ट्रांसफार्मर के अंदर एंट्री करता है, एंट्री से पहले ही ब्रेदर होता है, उसमें क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सिलिका जेल होता है। उस सिलिका जेल का काम क्या होता है ना, जो एयर एटमॉस्फेयर से जो एयर एंट्री करता है उसमें जो वेट जो वाटर वेपर ये रहता है उसको ट्रांसफार्मर के अंदर एंट्री करने से पहले ही ब्रेदर में जो सिलिका जेल है वो ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद जो ड्राई एयर होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है। तो इसलिए टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर जाता है उसको कौन, जो हमारा ब्रेदर होता है, ब्रेदर का जो सिलिका जेल होता है वो अरेस्ट कर लेता है। बाकी जो ड्राई एयर वो ट्रांसफार्मर के अंदर एंट्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स इन। देखो, एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहाँ पर होता है? ट्रांसफार्मर की कोर में होता है, या उसका वाइंडिंग में होता है, या इंसुलेटिंग ऑयल में होता है, या मेन बॉडी में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, कोर में क्या होता है, उस कोर में आयरन लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो आयरन लॉस होता है उसका दूसरा नाम कोर लॉस भी है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नो लोड कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज नेग्लिजिबल। देखो, ट्रांसफार्मर में अगर नो लोड होता है, कोई भी लोड नहीं होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में, उस कंडीशन में कौन सा लॉस नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है? हिस्टेरिस लॉस, या एडी करंट लॉस, या कॉपर लॉस, या ऑल लॉस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर होगा, देखो, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में नो लोड होता है, कोई भी लोड नहीं होता है, उस कंडीशन में कॉपर लॉस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट भी ज़्यादा होगा, और आयरन जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब नो लोड होता है, नो लोड में सेकेंडरी करंट भी कम रहता है, जिससे कॉपर लॉस भी कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो हिस्टेरिस लॉस है, ईडी करंट लॉस है, ये दोनों हमारा वेरिएबल लॉस नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट लॉस होते हैं, और दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर हम आयरन लॉस कहते हैं। हिस्टेरिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर गिव्स। देखो, ट्रांसफार्मर में जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हिस्टेरिस लॉस मिलता है, या ईडी करंट लॉस मिलता है, या सम ऑफ द हिस्टेरिस लॉस और एडी करंट दोनों मिलता है, या कॉपर लॉस मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, जब हम ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आयरन लॉस मिलता है। क्या मिलता है? आयरन लॉस मिलता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ऑप्शन में आयरन लॉस नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सम ऑफ हिस्टेरिस लॉस और एडी करंट लॉस। हम सब जानते हैं एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस दोनों को मिलाकर क्या होता है? आयरन लॉस होता है। इसीलिए जब हम ट्रांसफार्मर की नो लोड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमें आयरन लॉस मिलता है, जो सम होता है हिस्टेरिस लॉस और एडी करंट लॉस का। और अगर हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें कॉपर लॉस मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हिस्टेरिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को मिलाकर क्या होता है? आयरन लॉस होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स इन। देखो, ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर की कोर में होता है, या वाइंडिंग में होता है, या मेन बॉडी में होता है, या बुशिंग में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है वो कॉपर वायर का होता है, इसीलिए कॉपर वायर में कॉपर लॉस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट डिपेंड अपॉन द। जो स्किन इफेक्ट होता है किसी वायर में जो करंट फ्लो होता है उसका मैक्सिमम जो करंट होता है वो सरफेस में ही होता है, सेंटर में करंट नहीं होता है, उसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। इस स्किन इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, या रेजिस्टिविटी, उस वायर का रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। जो स्किन इफेक्ट होता है वो कंडक्टर की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है,
उसका फ्रीक्वेंसी के जो करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कंडक्टर मटेरियल होता है उसका रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर विल रिड्यूस एज। देखो जो स्किन इफेक्ट होता है वो उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, डायमीटर को इंक्रीज करके, या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके, या परमेबिलिटी उस कंडक्टिंग मटेरियल का परमेबिलिटी को इंक्रीज करके, या रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करते। तो इसका आंसर होगा जब उस वायर का रेजिस्टिविटी को हम इंक्रीज करेंगे तो अब क्या होगा ना, उसका जो स्किन इफेक्ट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। जो स्किन इफेक्ट होता है किसी कंडक्टर का, जो स्किन इफेक्ट होता है वो इनमें से किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस कंडक्टर का डायमीटर के साथ, या डायमीटर के 1/√2 के साथ, या उसका स्क्वायर के साथ, या दोनों CD इक्वल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका जो ऑप्शन नंबर सी, उसके डायमीटर के स्क्वायर के साथ क्या होता है ना, स्किन इफेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ कंडक्टर के स्क्वायर के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन लेस देन। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें कैपेसिटेंस भी होता है, तो जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम कितने लेंथ से कम होगा, अगर उसका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका लेंथ अगर 200 किलोमीटर या 160 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से कम होने से उसका जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, हिसाब में नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर होगा अगर ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ 80 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 80 किलोमीटर से कम होगा तो उस कंडीशन में उस ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस होता है उसका वैल्यू को हम नेगलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो और देखो ये जो 80 किलोमीटर है ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ क्या होता है, 80 किलोमीटर से कम होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन द वोल्टेज ड्रॉप कॉम्पनसेटेड बाय इंस्टॉल्ड। देखो जब हम कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे, मान लो ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, तो हम जितना वोल्टेज सेंडिंग करेंगे रिसीविंग एंड में उतना वोल्टेज नहीं पहुंचेगा क्योंकि बीच में कुछ लॉस होता है। तो इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए हम इनमें से किसको यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं, या कैपेसिटर का यूज करते हैं, या इंडक्टर का यूज करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव को यूज करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच में जो लॉस होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्वानाइज्ड स्टील वायर इज यूजुअली यूज्ड एज। देखो जो गाल्वानाइज्ड स्टील वायर होता है उसको हम स्टे वायर में यूज करते हैं, या आर्थ वायर में यूज करते हैं, या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में यूज करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो गाल्वानाइज्ड स्टील वायर होता है उसको हम स्टे वायर में भी यूज करते हैं, आर्थ वायर में भी यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन एंड ग्राउंड इज अबाउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा 132 kV ट्रांसमिशन लाइन होता है उस ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होता है और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6.4 मीटर होना चाहिए, या 3.2 मीटर होना चाहिए, या 10.5 मीटर होना चाहिए, या 7.5 मीटर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक वायर और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस 6.4 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 32 kV लाइन पासेस ओवर ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग शेल बी। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और ये एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के रूफ और इस वायर के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4.57 मीटर, या 5 मीटर, या 6 मीटर, या 3 मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस बिल्डिंग और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4.57 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द न्यूट्रल वायर ऑफ ए 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल। जो 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल होता है उसका जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कलर क्या है,
ब्लू है, रेड है, ब्लैक है या ब्राउन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्लू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चर द ग्राउंड वायर। जो ग्राउंड वायर देखो, ट्रांसमिशन लाइन देखो, मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिक पर है, ये 3 वायर है। सबसे ऊपर में जो सिंगल वायर होता है वो होता है हमारा ग्राउंड वायर। तो वो जो ग्राउंड वायर है वो हमारा एल्यूमिनियम का होता है या गाल्वानाइज्ड स्टील का होता है या कास्ट आयरन का होता है या स्टेनलेस स्टील का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा ग्राउंड वायर होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोल के साथ, ग्राउंड के साथ कनेक्शन होता है, और जो वो वायर होता है वो गाल्वानाइज्ड स्टील का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लीड एसिड बैटरी। जो लीड एसिड बैटरी होता है उसमें 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है। एक होता है PbO2, दूसरा होता है Pb। तो इसमें नेगेटिव प्लेट कौन सा है, पॉजिटिव प्लेट कौन सा है? तो जो नेगेटिव प्लेट है वो होता है स्पॉन्ज लीड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो और जो पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव है लीड स्पॉन्ज लीड, और जो पॉजिटिव होता है ये होता है पॉजिटिव लीड पेरोक्साइड। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल कोरोजन ऑफ ए मटेरियल सरफेस। देखो किसी भी मटेरियल के ऊपर जब कोरोजन होता है उस कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए ये 4 में से कौन सा प्रोटेक्शन मेथड हम यूज करते हैं? एनोडिक प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम देखो ये पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जिस मेटल के ऊपर हमें क्या होता है ना कोरोजन को, जिस मेटल में कोरोजन होता है उसको हम कैथोड में कनेक्शन करते हैं, और जिस मेटल का हमें उस कोरोजन मेटल के ऊपर एक लेयर बनाना होता है वो हमको एनोड में पॉजिटिव में कनेक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है उसको हम कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज इन डिजिटल वॉचेस। जो डिजिटल वॉच होता है, घड़ी होता है, उसमें हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सेल को यूज करते हैं? वोल्टाइक सेल, लिथियम सेल, मर्क्यूरी सेल या सिल्वर डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर होगा जो मर्क्यूरी सेल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मर्क्यूरी सेल होता है उसको हम डिजिटल घड़ी में, डिजिटल वॉच में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलैरिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मान लो 2 सेल है, ये एक बैटरी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों को, ये और एक बैटरी है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। अगर गलती से क्या हो गया ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखो वोल्टेज बिकम 0, वोल्टेज 0 होगा, या बिकम ओपन सर्किट, ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट होगा, या ये शॉर्ट सर्किट होगा, या नो इफेक्ट विल फंक्शन नॉर्मली, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जैसा था नॉर्मली फंक्शन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इस कंडीशन में ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया ना, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। मीन्स ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इसीलिए अगर 2 सेल, अगर क्या करेंगे ना, सेल को हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं और गलती से भी क्या होता है ना, रिवर्स एक सेल रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्शन होता है, तो उस सेल में क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए PNP ट्रांजिस्टर द नॉर्मल बायस एमिटर जंक्शन क्या होगा? देखो जब PNP ट्रांजिस्टर, पहले हम फिगर बनाएंगे PNP, देखो ये है, ये उसका बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है? PNP, तो ये P होगा, ये N होगा, ये P होगा। तो इस PNP ट्रांजिस्टर में एमिटर जंक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो ऑलवेज रिवर्स बायस होता है, या ऑफर हाई रेजिस्टेंस होता है, या ऑफर लो रेजिस्टेंस होता है, या रिमेन ओपन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो एमिटर ये होता है एमिटर बायस, इस एमिटर ये होता है एमिटर जंक्शन। इस एमिटर जंक्शन में क्या होता है ना, लो रेजिस्टेंस रहता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस एमिटर जंक्शन में जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में रहता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस कम रहता है। लेकिन जो ये कलेक्टर जंक्शन होता है ये हमारा ये ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में रहता है। तो जी क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में है एमिटर जंक्शन, तो एमिटर जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स लो रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन NPN ट्रांजिस्टर
व्हेन एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड द कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड द ट्रांजिस्टर विल ओपन। देखो इधर भी ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, इधर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है। एमिटर कौन सा है, एन है, ये एन, ये पी, ये एन, एनपीएन हो गया। इसमें जब ये वाला क्या होगा, एमिटर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है और ये रिवर्स बाइसिंग है। इस कंडीशन में ये एक्टिव रीजन रहेगा या सैचुरेशन रीजन रहेगा या कट ऑफ रीजन रहेगा या इन्वर्टेड रीजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमिटर जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और कलेक्टर जंक्शन होता है रिवर्स बाइसिंग, उस कंडीशन में यह एक्टिव ऑपरेट कैसा करेगा ना, एक्टिव रीजन जैसा काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट इन्वर्टेड रीजन। देखो इन्वर्टेड रीजन से कैसे काम करेगा, देखो यह ट्रांजिस्टर है, एमिटर है, बेस है। एमिटर क्या होना चाहिए ना, ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइसिंग होना चाहिए और ये रिवर्स बाइसिंग होना चाहिए। अगर ये रिवर्स बाइसिंग होगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, इसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड रीजन कहेंगे। तो देखो ये नहीं होगा, एमिटर ये होगा, कलेक्टर ये ऑप्शन नंबर बी, एमिटर जंक्शन होगा रिवर्स बाइसिंग और कलेक्टर जंक्शन होगा फॉरवर्ड बाइसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द, इस कंडीशन में क्या होता है, इन्वर्टेड रीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द हिस्टेरिसिस मोटर सुइटेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई द हिस्टेरिसिस मोटर इज सुइटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जब हमें साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा मोटर का यूज किया जाता है, क्वेश्चन में आ सकता है, वो उसका आंसर होगा साउंड रिकॉर्डिंग के लिए हम हिस्टेरिसिस मोटर का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है उसका साउंड बहुत कम होता है, नॉइजलेस ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टेरिसिस मोटर को ही क्यों साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है उसका जो ऑपरेशन होता है वो नॉइजलेस, साउंड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मोटर इज प्रीफर फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप। जो हमारे डोमेस्टिकल जो हम वाटर पंप यूज करते हैं उनमें कौन सा मोटर का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का या रिपल्सन मोटर का या शडेड पोल मोटर का या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिकली जो वाटर पंप होता है वो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क। देखो इधर 4 टाइप ऑफ मोटर है, इनमें से कौन सा मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, यूनिवर्सल मोटर का या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी, जो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये और तीनों में से उसका क्या है ना, रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एज ए पावर फैक्टर करेक्टर। मीन्स पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है। जब हमें पावर फैक्टर को इंप्रूव करना होता है तो अब सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है, वेरिंग द लाइन वोल्टेज। जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो लाइन वोल्टेज को वेरी करता है या फील्ड एक्साइटेशन को वेरी करता है या स्पीड, मोटर का स्पीड को इंक्रीज करता है या मोटर का स्पीड को कम करता है। तो इसका आंसर होगा जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो उसका फील्ड एक्साइटेशन को वेरी करता है जिससे उसका पावर फैक्टर भी करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होगा उस कंडीशन में पावर फैक्टर इंप्रूव होता है और अगर अंडर एक्साइटेशन होगा तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए ओवर एक्साइटेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच नॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर द मोटर स्टार्ट। देखो हम जो सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं तो अब स्टार्ट करने के टाइम हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यूज करते हैं। देखो मान लो ये हमारा सिंगल फेज मोटर का रोटर है, यह उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग, यह उसका रोटिंग वाइंडिंग, यह रनिंग वाइंडिंग, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में सीरीज में कनेक्शन करते हैं। जब इस मोटर उसका रनिंग स्पीड में पहुंचने के बाद क्या होता है ना, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होता है। अगर ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो क्या होगा, मोटर विल रन नॉर्मल जितना स्पीड में था वैसे ही रन करेगा,
या मोटर स्टॉप होगा, या स्टार्टिंग वार्निंग बर्न आउट, जो स्टार्टिंग वार्निंग होता है वो बर्न हो जाएगा, या मोटर विल रन वेरी स्लो स्पीड। तो ऑप्शन नंबर डी वेरी स्लो स्पीड में घूमेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। देखो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, दूसरा रनिंग वाइंडिंग होता है। तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा रहता है, और जो रनिंग वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू लेस रहता है। तो देखो जो रनिंग वाइंडिंग उसका लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ये जो पार्ट है ये हमारा शटल पोल मोटर है। ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसका एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, या कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए, या रोटर को मूवमेंट करने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो इसका आंसर होगा जो शटल पोल होता है वो हमारा रोटर को मूवमेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द हिस्टेरेसिस मोटर इज सुइटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हिस्टेरेसिस मोटर होता है वो क्यों, ये क्वेश्चन तो अभी है, इसका आंसर क्या है ना, नॉइजलेस ऑपरेशन। हिस्टेरेसिस मोटर का नॉइजलेस ऑपरेशन होता है इसलिए इसको साउंड रिकॉर्डिंग में यूज किया जाता है। ये भी तो देखो ये। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो फिगर 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, या पीएनपी ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, या जेनोड डायोड को, या पावर डायोड को? तो इसका आंसर होगा ये जो फिगर Q3 है ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो यह है एमिटर, यह है बेस और यह है कलेक्टर। इसका जो एरो मार्क है ये ऊपर की तरफ है, मीन्स एमिटर की तरफ है। अगर एरो मार्क एमिटर की तरफ है तो एमिटर क्या होगा? एन होगा। अगर एमिटर एन होगा तो बेस क्या होगा? पी होगा। कलेक्टर क्या होगा? एन होगा। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलेक्टर कलेक्ट। देखो ये जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर में ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये कलेक्टर क्या कलेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है फ्रॉम बेस से करता है इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, या इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है फ्रॉम एमिटर से इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, या हॉल को कलेक्ट करता है फ्रॉम बेस इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, या हॉल कलेक्ट करता है फ्रॉम बेस इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर होगा जो कलेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है फ्रॉम बेस से इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।